18वीं सदी का आखिरी दौर, मुगल सल्तनत दिल्ली में मतलब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और पूरे भारत में सत्ता का एक नया खेल शुरू हो चुका था। हाँ, मराठे, निजाम और एक बिल्कुल नई विदेशी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब अपने अपने पत्ते फेंक रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच दक्षिण में एक रियासत थी मैसूर, जो दो कमाल के शासकों के दम पर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, एक सिरदर्द बनकर उभरी। आज हम इसी मैसूर और अंग्रेजों के बीच हुई 4 जबरदस्त लड़ाइयों की कहानी में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ तलवारों और तोपों की कहानी नहीं है, ये कहानी है रॉकेट टेक्नोलॉजी की, कूटनीति की और उस जज्बे की जिसने एक उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत को लगभग 32 साल तक रोके रखा। सही। इसमें हमें उस दौर की ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी झलक मिलती है, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस की दुश्मनी की, जिसका अखाड़ा भारत की जमीन बन गई थी। हमारा मिशन है इस पूरी कहानी को समझना, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के उदय से लेकर उनके अंत तक चारों युद्धों के कारण उनकी मुख्य घटनाओं और नतीजों की एक एक परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब मैसूर एक बड़ी शक्ति नहीं था, वाडियार राजवंश का राज था। पर्दे के पीछे से असली ताकत तो 2 मंत्रियों, देवराज और नंजराज के हाथ में थी। फिर सीन में एंट्री होती है एक आम से सैनिक की, हैदर अली। 1721 में पैदा हुआ एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जिसकी सियासी और फौजी समझ कमाल की थी। अच्छा। उसने वाडियार सेना में एक घुड़सवार के तौर पर शुरुआत की, लेकिन वो सिर्फ घोड़ा दौड़ाने वालों में से नहीं था। वो मौकों को पहचानता था और उनका फायदा उठाना जानता था। और धीरे धीरे अपनी काबिलियत के दम पर वो ऊपर उठता गया। बिल्कुल। और इसी बढ़त का नतीजा था कि 1755 में उसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, क्योंकि डिंडीगुल में उसने जो किया उसी ने मैसूर का भविष्य तय कर दिया। उसने वहां फ्रांसीसियों की मदद से एक मॉडर्न हथियार खाना, एक शस्त्रागार बनाया। फ्रांसीसियों की मदद से? हाँ, उसने अपनी फौज को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देनी शुरू की और देखते ही देखते अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि 1761 तक उसने उन दोनों मंत्रियों नंजराज और देवराज को किनारे लगाकर मैसूर की असली सत्ता अपने हाथों में ले ली। और राजा कृष्णराज वाडियार, वो तो बस नाम के राजा रह गए थे। असली शासक अब हैदर अली था। और यहीं से लंदन में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी के कान खड़े हो गए होंगे। एक महत्वाकांक्षी शासक जो फ्रांसीसियों का दोस्त है, और वो भी मालाबार तट के पास। ये तो उनके मुनाफे पर सीधी चोट थी। सीधी और गहरी चोट। मालाबार तट मसालों, खासकर काली मिर्च का ग्लोबल सेंटर था। इस पर जिसका कंट्रोल उसकी तिजोरी भरती थी। हैदर का इस व्यापार पर कब्जा और फ्रांसीसियों से उसकी दोस्ती अंग्रेजों को कैसे बर्दाश्त होती। तो यहीं से पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। और 1767 में ये टकराव शुरू हो गया। अंग्रेजों को शायद लगा होगा कि जैसा बंगाल में हुआ यहां भी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन हैदर अली कोई सिराजुद्दौला नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों को साथ मिलाकर हैदर के खिलाफ एक त्रिगुट यानी 3 ताकतों का गठबंधन बना लिया। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को साथ मिलाकर एक तरह से चक्रव्यूह रच दिया था। हाँ, प्लान ये था कि मैसूर को तीनों तरफ से घेर कर खत्म कर दिया जाए। इसे तोड़ना आसान नहीं रहा होगा। हैदर ने इसे तोड़ा कैसे? यही हैदर की कूटनीति का जादू दिखता है। उसने मराठों के पास पैगाम भेजा और 35 लाख रुपए कैश देकर उन्हें खरीद लिया। ओहो। मराठों ने सोचा कि हैदर से लड़ने में क्या फायदा जब इतना पैसा बिना लड़े मिल रहा है। सही बात है। फिर वो निजाम की तरफ मुड़ा और उसे अरकोट पर कब्जे का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। नतीजा, अंग्रेजों का बनाया हुआ ग्रैंड अलायंस लड़ाई शुरू होने से पहले ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। यानी अंग्रेज अकेले रह गए। फिर क्या हुआ युद्ध में? युद्ध लगभग 1.5 साल तक खिंचता रहा। कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अंग्रेज परेशान हो चुके थे। तब हैदर ने वो चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी मुख्य सेना के साथ बिजली की रफ्तार से सीधा मद्रास पर हमला कर दिया। सीधा मद्रास पर? जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा और मजबूत किला था। हाँ। मद्रास के गेट पर हैदर की फौज देखकर अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें अपनी हार साफ दिख रही थी। और इसी घबराहट में हुई मद्रास की संधि। बिल्कुल। 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों को हैदर की शर्तों पर संधि करनी पड़ी।
शर्तें हैदर ने लिखवाईं। क्या थी शर्तें? दोनों एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटाएंगे और सबसे जरूरी शर्त, अगर किसी तीसरी ताकत ने हमला किया तो दोनों एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। ये तो हैदर की बहुत बड़ी जीत थी। उसने अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में हरा दिया था। बिल्कुल। तो पहला राउंड हैदर अली के नाम रहा। अंग्रेजों को एक ऐसी संधि पे दस्तखत करने पड़े जो उन्होंने नहीं बल्कि हैदर ने लिखवाई थी। लेकिन ये शांति टिकने वाली नहीं थी, खासकर जब संधि की एक शर्त ये हो कि जरूरत पड़ने पर आप एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये वादा तोड़ा गया, वो भी अंग्रेजों की तरफ से। अच्छा। यही दूसरे युद्ध की जड़ बना। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो संधि के हिसाब से अंग्रेजों को हैदर की मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो हैदर ये धोखा कभी नहीं भूला? कभी नहीं। इसके अलावा एक और वजह थी माहे का बंदरगाह। माहे ये हैदर के इलाके में एक फ्रांसीसी पोर्ट था जहां से उसे हथियार मिलते थे। जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो हैदर ने इसे अपनी इज्जत पर हमला माना। तो 1780 में दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इस बार हैदर ज्यादा गुस्से में था। ये फौज को धूल चटा दी। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अंग्रेज भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उन्होंने अपने सबसे अनुभवी जनरल आयरकूट को भेजा। हाँ, और आयरकूट ने पोर्टो-नोवो की लड़ाई में हैदर को हरा भी दिया। लेकिन ये कोई निर्णायक हार नहीं थी। हैदर फिर से अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा था कि तभी एक अनहोनी हो गई। क्या? युद्ध के बीच में ही 7 दिसंबर 1782 को कैंसर से हैदर अली की मौत हो गई। ओह, ये तो मैसूर के लिए बहुत बड़ा झटका था। युद्ध के बीच में सेनापति की मौत। फिर क्या हुआ? कमान संभाली उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। टीपू ने लड़ाई जारी रखी। लेकिन तब तक दोनों तरफ के लोग लड़ते लड़ते थक चुके थे। युद्ध किसी भी तरफ नहीं जा रहा था। तो फिर? इसलिए मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई। इसमें तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगे। मतलब नतीजा 0। युद्ध जहां से शुरू हुआ था वहीं आकर खत्म हो गया। हाँ, स्टेटस को एंटे बेलम। हैदर अली के बाद अब मंच पर था टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। और वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। टीपू जो 1750 में पैदा हुआ, अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो पढ़ा लिखा था, कई भाषाएं जानता था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। अच्छा। वो दुनिया में क्या हो रहा है इस पर नजर रखता था। उसका सपना मैसूर को एक आधुनिक, ताकतवर राज्य बनाने का था। और उसके सुधारों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है रॉकेट्स की। ये कहानी तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। और ये 100% सच है। टीपू ने अपनी फौज को यूरोपियन तर्ज पर तो ढाला ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमाल था रॉकेट टेक्नोलॉजी। वो कैसे? उस जमाने में दुनिया बांस के डंडों वाले रॉकेट इस्तेमाल करती थी। टीपू ने लोहे के केसिंग वाले यानी आयरन केस्ड रॉकेट बनाए। लोहे के रॉकेट? हाँ, ये ज्यादा शक्तिशाली थे। इनकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक थी और ये हवा में दिशा नहीं बदलते थे। जब टीपू की फौज ये रॉकेट अंग्रेजों पर दागती थी तो उनकी सेना में भगदड़ मच जाती थी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जिन रॉकेटों का इस्तेमाल बाद में अंग्रेजों ने नेपोलियन को हराने में किया, उसकी टेक्नोलॉजी भारत से? हाँ, टीपू के मैसूर से गई थी। ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। कमाल है। बिल्कुल। चौथे मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज यहाँ से कई रॉकेट अपने साथ ब्रिटेन ले गए। वहाँ एक अफसर विलियम कॉन्ग्रेव ने इन्हीं रॉकेटों को स्टडी करके कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाए। तो टीपू को भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का पितामह कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा उसने एक मजबूत नौसेना बनाने की भी कोशिश की, जिसके लिए 3 डॉकयार्ड्स भी बनवाए। सैन्य सुधारों के अलावा प्रशासन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या किया उसने? उसने जमीन का नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया, नए सिक्के चलाए, एक नया कैलेंडर तक जारी किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान था मैसूर में रेशम के उत्पादन यानी सेरिकल्चर को बढ़ावा देना। अच्छा, रेशम उत्पादन? हाँ, ये एक बहुत दूर की सोच थी। रेशम एक हाई वैल्यू ट्रेड गुड था जिससे राज्य की आमदनी बढ़ सकती थी और अंग्रेजों के कंट्रोल वाले बाजारों पर निर्भरता कम हो सकती थी। तो जो रेशम उद्योग आज कर्नाटक की पहचान है, उसकी नींव टीपू ने ही रखी थी? हाँ, काफी हद तक। और उसकी कूटनीति भी बहुत अनोखी थी। मैंने पढ़ा है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबियन क्लब बनाया था और खुद को नागरिक टीपू कहता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि टीपू दुनिया की राजनीति पर नजर रखे हुए था। वो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित था। जैकोबियन क्लब क्रांतिकारियों का प्रतीक था। नागरिक टीपू कहलाना
मतलब वो राजशाही के ऊपर नागरिक होने के विचार को सम्मान दे रहा था। ये उस दौर के किसी भारतीय राजा के लिए सोचना भी बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। टीपू की यही बढ़ती ताकत, फ्रांसीसियों से उसकी दोस्ती, अंग्रेजों को ये सब कैसे हजम होता? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए तीसरे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। और इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी से आए थे। हाँ, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने अमेरिका में हार का मुंह देखा था, वो यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने खुद सेना की कमान संभाली। युद्ध का बहाना क्या बना? टीपू का त्रावणकोर पर हमला, जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। और अंग्रेजों ने फिर अपनी वही पुरानी आजमाई हुई चाल चली। फूट डालो और राज करो। उन्होंने फिर से मराठों और निजाम को अपनी तरफ कर लिया। तो टीपू एक बार फिर अकेला पड़ गया। हाँ, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। कॉर्नवालिस की सेना ने एक के बाद एक किले जीते, बैंगलोर पर कब्जा किया और आखिरकार मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। इस बार टीपू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। उसे हार माननी पड़ी और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि पर दस्तखत करने पड़े, जो शायद भारतीय इतिहास की सबसे अपमानजनक संधियों में से एक थी। हाँ। क्या शर्तें थी उस संधि की? मैंने सुना है कि वो बहुत कठोर थी। कठोर शब्द शायद बहुत छोटा है। टीपू को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, और युद्ध के हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देनी पड़ी। उस जमाने में 3 करोड़ रुपए? और सबसे जलील करने वाली शर्त ये थी कि जब तक ये रकम अदा ना हो जाए, टीपू को अपने 2 बेटों को, जिनकी उम्र सिर्फ 8 और 10 साल थी, अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। अपने बेटों को? ये सिर्फ एक सियासी हार नहीं थी, ये एक पिता का अपमान था। बिल्कुल। इस संधि ने टीपू की कमर तोड़कर रख दी। इस जबरदस्त हार और अपमान के बाद भी टीपू चुप नहीं बैठा। उसने अपनी बची कुची ताकत को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक टकराव की शुरुआत थी। बिल्कुल। और उसी समय भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड वेलेस्ली। वो एक गौर साम्राज्यवादी था, जिसका एक ही मकसद था, पूरे भारत को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना, चाहे जैसे भी हो। और उससे टीपू अपनी योजना में सबसे बड़े कांटे की तरह नजर आया। हाँ, और वेलेस्ली ने टीपू के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। ये सहायक संधि सुनने में तो दोस्ती का हाथ लगती थी, पर असल में ये एक मीठा जहर था। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक मीठा जहर ही था। ये कहने जैसा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, हमारे सैनिक अपने खर्चे पर अपने राज्य में रखिए। और आप किससे दोस्ती करेंगे या दुश्मनी, ये भी हम ही तय करेंगे। बिल्कुल, मतलब अपनी आजादी की चाबी खुद अंग्रेजों को सौंप देना। और टीपू जैसा स्वाभिमानी शासक इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने साफ मना कर दिया। और उसका यही इनकार चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। हाँ, वेलेस्ली तो बस बहाना ही ढूंढ रहा था। उसने टीपू पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो फ्रांस में नेपोलियन के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो 1799 में अंग्रेजों ने चारों तरफ से मैसूर पर हमला कर दिया। इस बार ताकत का पलड़ा किस तरफ था? बहुत ज्यादा असंतुलित था। टीपू के पास करीबन 35,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों और उनके सहयोगियों की मिलीजुली फौज 60,000 से ज्यादा थी। यानी लगभग दुगनी सेना। हाँ, लड़ाई का नतीजा शुरू से ही साफ था। और अंत हुआ श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी से। हाँ, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी घेराबंदी हुई। टीपू ने अपनी राजधानी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई की। वो चाहता तो भाग सकता था। हाँ, लेकिन उसने लड़ते हुए मरना चुना और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी के दरवाजे की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया। और बस, एक शासक की मौत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी चुनौती का अंत हो गया। 30 साल से ज्यादा चला ये संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ, पूरी तरह से। हाँ, अंग्रेजों ने मैसूर के सबसे अहम हिस्से कनारा, वायनाड, कोयम्बतूर और राजधानी श्रीरंगपट्टनम सीधे अपने राज्य में मिला लिए। और बचे हुए राज्य का क्या हुआ? बचा हुआ छोटा सा मैसूर राज्य वापस पुराने वाडियार वंश के एक बच्चे को सौंप दिया गया और उस पर सहायक संधि थोप दी गई। इस जीत ने पूरे दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का परचम लहरा दिया। तो इस तरह लगभग 32 सालों के संघर्ष के बाद मैसूर की चुनौती समाप्त हुई। हैदर और टीपू ने अपनी सूझबूझ और इनोवेशन से अंग्रेजों को वो टक्कर दी जो उन्हें भारत में कहीं और नहीं मिली थी।
सही बात है। लेकिन फिर भी वे हार गए। और उनकी हार का सबसे बड़ा कारण भारतीय ताकतों में एकता की कमी थी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि मराठे और निजाम, जो खुद इतने शक्तिशाली थे, वो बार बार अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे थे? सही। बात सिर्फ तात्कालिक लाभ की नहीं थी। उस दौर की भारतीय राजनीति में आपका पड़ोसी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। अच्छा। मराठों और निजाम के लिए मैसूर एक सीधा प्रतिद्वंद्वी था, जबकि अंग्रेज उस समय एक दूर के व्यापारिक सहयोगी की तरह लगते थे। उन्होंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया कि वे जिस शक्ति की मदद कर रहे हैं वही एक दिन उन सबको निगल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद हैदर और खासकर टीपू सुल्तान का जो प्रतिरोध था, वो भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बन गया। बिल्कुल, वो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई का एक ताकतवर प्रतीक बन गए। उन्होंने दिखाया कि सही रणनीति और हिम्मत से एक बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। आज भी टीपू सुल्तान की विरासत को लेकर बहुत बहस होती है। कुछ लोग उन्हें एक हीरो, एक देशभक्त और एक दूरदर्शी शासक मानते हैं जिसने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान दे दी। वहीं कुछ लोग उनके शासन के तरीकों, खासकर अपने दुश्मनों के प्रति उनकी सख्ती को लेकर उनकी आलोचना करते हैं। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि हम इतिहास के किसी किरदार को आज के सही गलत के पैमानों पर कैसे तौलें, और क्या किसी नायक का मूल्यांकन सिर्फ काले और सफेद में किया जा सकता है?